बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, इस वक्त सियासत का मंजरनामा कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है, क्योंकि कहीं शादियाने हैं और कहीं ताज़ियाने हैं और ये चल रहा है, लेकिन ये चलता रहेगा। और जो एक फैसला आया मरीम बीबी का और कैप्टन सफदर साहब का, तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए तो हो सकता है ये एक अचंभे वाली बात हो, यानी कि कोई हैरान कुन बात हो। तो मेरे लिए तो कम से कम ये हैरान कुन बात बिल्कुल भी नहीं थी और एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा। उसकी रीज़न ये थी कि पहले से फील्डिंग सेट कर ली गई थी, और जब फील्डिंग सेट कर ली जाए और फील्डिंग सेट होने के बाद कुछ एक ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी फील्डिंग सेट की जाती है कि ग्राउंड में 2-3 पॉइंट्स पे ऐसे फील्डर सेट कर दिए जाते हैं कि वहाँ पे अगर शॉट वॉट लगे तो बॉल निकलने दी जाती है और उसको रोका नहीं जाता और मिस फील्ड कहलाती है, और मिस फील्ड में चौका भी लग सकता है और छक्का भी लग सकता है। फिर एक और चीज़ होती है, अगर बॉलर आपके साथ आपके हाथ से निकल जाए, बॉलिंग अगर आपके पास है तो बॉलर लूज बॉल करवाता है, लूज बॉल करवाता है और उस पर फिर चौके छक्के लगाएं आप आराम से, तो किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि बाकी जो 10 खिलाड़ी मैदान में होते हैं उनको कोई शक नहीं होता। एक बॉलर है, कोई नहीं जी, एक आध बॉल निकल जाती है, एक दो बॉलें निकल भी जाती हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा ओवर इस तरह से नहीं करवा सकता। एक दो बॉल तो वो करवा देते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं, स्पॉट फिक्सर जो है वो पकड़े जाते हैं। और क्रिकेट में हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्पॉट फिक्सर पकड़े गए और वो इसी तरह ही पकड़े गए कि जी फलां बॉल जो है वो ऐसी आएगी, फलां बॉल जो है वो ऐसी आएगी। तो ये केसेस चले भी और बहुत सारे खिलाड़ियों पे ताहियात पाबंदी भी लगी, कुछ पे कम लगी, तो ये भी एक चलता रहता है। ये क्रिकेट में अगर आप बैट्समैन हैं तो बैट्समैन है, अगर आपने विकेट देनी है तो आप 70-80 स्कोर बना लेते हैं, और 70-80 स्कोर के बाद हालांकि लंबा खेलना होता है आपको, लेकिन अगर 70-80 स्कोर के बाद एक बॉल में आप बिल्कुल खुद ही विकटें छोड़ दें या कैच करवा दें, किसी को शक भी नहीं होता। विकटें छोड़ने में ज़्यादा शक हो जाता है, चौका छक्का लगाने के चक्कर में कैच आप करवा देते हैं तो वो भी एडजस्ट हो जाता होता है। लेकिन एक्शन रिप्ले जब देखते हैं आजकल, चूँकि एक्शन रिप्ले का ज़माना है और वहाँ पे पता चल जाता है एक्शन रिप्ले के ये सब कुछ हो क्या रहा था। नज़रें एक दूसरे की, जो नज़रें चार होती हैं मैदान में, वहाँ से बंदा पकड़ा जाता है और इशारे मखसूस होते हैं, उन मखसूस इशारों से पकड़ा जाता है, लेकिन बाद में पकड़ा जाता है, उस वक्त नहीं पकड़ा जाता। सिचुएशन ये चल रही होती है। तो बहरहाल इस वक्त जो चल रहा है जी, मामलात इस वक्त जो चल रहे हैं वो ज़रा थोड़े से अहम नौइयत के हैं। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं जी, और पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी नज़रें देख रही होती हैं, और कुछ तो खिलाड़ी भी खिलाड़ी कह रहा हूँ, तमाशाई, अच्छे जो तमाशाई होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, कुछ पवेलियन में बैठे लोग देख रहे होते हैं, कुछ कैमरों के सामने बैठ के देख रहे होते हैं, और कुछ जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं तो पकड़े जाते हैं कि जनाब ये सारा कुछ हो क्या रहा था, उस वक्त क्यों नहीं पता चला, पता क्यों नहीं चलाया गया। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प खेल है और होता रहता है। और फिर इसमें यह भी होता है कि ये सारा कुछ फील्डिंग सेट करने से पहले जो कुछ होता है, फील्डिंग सेट करने से पहले जनाब आप कुछ मुलाकातें होती हैं, क्योंकि आपने बैट्समैन के साथ मामला तय करने हैं तो भी, बॉलर के साथ मामला तय करने हैं तो भी, अगर फील्डर्स के साथ मामला तय करने हैं तो भी, और अगर आपने कैप्टन के साथ मामला तय करने हैं तब भी, क्योंकि जब आपने फील्डिंग सेट करनी है तो बॉलर की मर्जी चलती है और साथ उसके कैप्टन होता है, और बैट्समैन इंडिपेंडेंट होता है, उसको या कोई नहीं, अलबत्ता जो सेकंड एंड पे होता है उसकी वो मुशावरत चलती रहती है। अगर उस साइड पे सीनियर है तो उसकी बात मानता है, अगर जूनियर है तो फिर वो खुद सीनियर है। तो जब खुद सीनियर ही, अगर कोई सीनियर बॉलर, सीनियर बैट्समैन, सीनियर फील्डर, सीनियर प्लेयर, अगर वो खुद ही सारे काम सेट करना शुरू कर दे तो फिर उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, उस पर फिर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन ये पुराने ज़माने की बातें हैं कि शक ना किया जाए या ट्रेस ना हो या पता ना चले या पकड़ा ना जाए। अब जदीद ज़माना है तो जनाब एक एक पल की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, और कैमरे, कई कैमरे लगे होते हैं, और ऐसे कैमरे भी होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते एक लेमैन को। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा होता है। और फिर जो मैचेस होते हैं, एक तो डोमेस्टिक होते हैं, और अगर उसमें ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, इंटरनेशनल मैचेस हों,
तो फिर मामला मुल्क से बाहर भी होते हैं, क्योंकि जिस टीम के साथ आपका मैच है या वर्ल्ड कप है उसमें सेटिंग वेटिंग करनी है, किस टीम को ऊपर जाना है, किसको नीचे जाना है, किसको वहां पे रखना है, किसको यहाँ पे रोकना है। तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी और इंटरनेशनल जो है मार्केट वो आ जाते हैं, मैच फिक्सर आ जाते हैं, स्पॉट फिक्सर आ जाते हैं, फिर वो ये सारे काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक है, तो ये अनहोनी चीजें नहीं है। और इसी तरह का पॉलिटिक्स में भी यही होता है। पॉलिटिक्स में भी आप नजर नहीं आ रहे होते, कुछ प्लेयर्स नजर आ रहे होते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहे होते। फिर मैं कहूँगा पुराना जमाना था, चला गया, अब सब नजर आ रहे होते हैं। जो नजर नहीं आ रहे होते वो भी अब नजर आ रहे होते हैं। जो पहले जमानों में नामालूम कहलाते थे अब वो मालूम कहलाते हैं। इसलिए अब कोई इशू नहीं है। और उसी तरीके से ये सारा के सारा पॉलिटिक्स में भी यही इसी तरह की चीजें होती हैं जी। तो इसी तरीके से जो मैच खेले जाते हैं वो बिलाखिर किसी ना किसी वक्त ट्रेस हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। स्पॉट फिक्स भी पकड़े जाते हैं, मैच फिक्स भी पकड़े जाते हैं और पता चल जाता है ये मैच फिक्स हुआ था या नहीं हुआ था, कौन कौन मुलव्विस था, कौन कौन खिलाड़ियों में मुलव्विस था, सिलेक्टर्स में कौन मुलव्विस था और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन मुलव्विस था। वो सारे का सारा पता चल जाता है, कच्चा छटा खुल जाता है। और फिर बुकीज भी मंजरेआम पे आ जाते हैं जिन्होंने ये मैच फिक्स करवाए होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपस में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो जाती हैं और इख्तलाफात खड़े हो जाते हैं। जब इख्तलाफात होते हैं, मफादात का टकराव होता है, तब भी कोई ना कोई फरीक बोल पड़ता है, फट पड़ता है और कहता है कि जनाब उस वक्त ये हुआ था और उस वक्त ये हुआ था। ये इस तरह से चलता रहता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी इसी नौयत की है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, ऑनरेबल जजेस थे जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन्होंने बरी कर दिया मरियम सफदर साहिबा को और कैप्टन सफदर साहिबा को, कैप्टन सफदर साहब को, इन दोनों को बरी कर दिया। और अब इनको सजाएं सुनाई थी एहतसाब अदालत के जज मरहूम अरशद मलिक साहब ने, उन्होंने सजाएं सुनाई थी। और सजाएं सुनाने के बाद उसके बाद हुआ ये कि अरशद मलिक साहब ने कुछ ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्ड हो गई थी और वो ऑडियोज वीडियोज रिकॉर्ड इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुई। उसके बाद जज अरशद मलिक मरहूम, आपको मालूम है कि वो फिर सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया, उन्होंने फिर जाती उम्रा का भी विजिट किया था, जाती उम्रा में भी विजिट किया था और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की थी। फिर उन्होंने मारगला रोड पे जिक्र किया था, फिर उन्होंने कोई पैसों वैसों का भी जिक्र किया था। ये सारे फिर एक FIR भी दर्ज हुई थी, FIR FIA में दर्ज हुई थी। और फिर कुछ मुल्तान से लोग पकड़े गए, कुछ मारगला रोड से पकड़े गए, कुछ ये चालान भी हुआ, जमानतें भी, जेलों में भी गए, फिर रिहाई हो गई। उन ऑडियोज वीडियोज में जज अरशद मलिक साहब ने पहले तो वो मंजरेआम पे आई, उसके बाद फिर अरशद मलिक साहब मरहूम जो हैं उन्होंने फिर वो अगली FIR उस पर मुख्तलिफ नाम, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मरीम साहिबा ने की थी, साथ नवाज शरीफ साहब बैठे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत सारी उन ऑडियोज वीडियोज का जिक्र किया और सुनवाया भी, बाकायदा तौर पे सुनवाया भी, फिर रिलीज की गई। वो सारे का सारा जज अरशद मलिक मरहूम उन्होंने कुछ चीज़ें सुनवाई, थोड़ी गई, लेकिन ज़्यादा जो मटेरियल है वो अभी भी महफूज है और वो महफूज है बैरून मुल्क। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो बरतानिया में महफूज है। और जो रिकॉर्ड करने वाले थे, एंगेज करने वाले थे मरहूम जज अरशद मलिक साहब को, वो भी मौजूद हैं जी। सबके सब किरदार जिंदा हैं, लेकिन एक किरदार जो मेन था उनकी वफात हुई। फिर उसमें अरशद मलिक मरहूम जो हैं उन्होंने सऊदी अरब का भी विजिट का तस्करा किया था। फिर उन्होंने कहा था कि गाड़ी में कोई पैसे वैसे भी पड़े रहे हैं, मैंने नहीं लिए। उसके बाद ये चीज़ें अप्रोच किए जाते रहे और ये पहली दफ़ा नहीं था, इससे पहले भी ये तो था कि जज अरशद मलिक बोल रहे हैं। जस्टिस कयूम मलिक साहब का भी एक था, सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी गुफ्तगू थी। जस्टिस राशिद अजीज़ मरहूम थे, उनकी भी गुफ्तगू थी। वो STS कोटकना केस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अजरदारी साहब को सजा दिलवाना मकसूद था उसमें, तो वो चीज़ें मौजूद थीं। और उन्हीं जो जस्टिस मलिक कयूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब की जो ऑडियो टेप्स हैं, उन्हीं की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब STS कोटकना केस चला तो उन्होंने उन्हीं ऑडियोज़ की बुनियाद पर, उन ऑडियोज़ वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हैं, तो उस ऑडियोज़ की बुनियाद पे ये हुआ था, बरी नहीं हो सके थे, केस रिमांड कर दिया था, रिमांड करके वापस भेज दिया था कि जी रीट्रायल करें। और जस्टिस कयूम साहब को भी अपने हाई कोर्ट के वो सीनियर मोस्ट जज थे,
उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, और दूसरे थे जस्टिस राशिद अजीज़ साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको भी अपने ओहदे से महरूम होना पड़ा और वो रिज़ाइन कर गए थे। उन्होंने कोशिश बहुत की थी कि किसी तरीके से, क्योंकि SGS कोटरेकना केस में लार्जर बेंच सुन रहा था, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट कर दिया था जस्टिस कय्यूम साहब के बारे में, जस्टिस राशिद अजीज साहब के बारे में, कि ये ऐसे लग रहा था ये केस का पीछा कर रहे थे, फाइलों का पीछा कर रहे थे, दिलचस्पी रहे थे जस्टिस कय्यूम साहब को, और उनको फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स भी दिए थे, इस तरह की मराहत भी दी गई थी, नवाज हुकूमत ने दी थी, तो वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड पे आ गई थी। तो जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई थी तो वापस भेज दिया था SGS कोटरेकना केस एहतसाब अदालत में, तो रीट्रायल हुआ था, और उसके बाद फिर NRO आ गया, और NRO में बहुत सारी चीज़ें बह गई। फिर SGS कोटरेकना केस में तो वो ख़त लिखने का मामला आया, गिलानी साहब, यूसुफ गिलानी साहब को फारिग होना पड़ा, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जस्टिस अरशद मलिक साहब का की ऑडियोज वीडियोज़ मौजूद हैं, उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं कि जो मौजूद हैं और ओहदों पे मौजूद हैं, उनके नाम भी आ गए थे, और उसमें वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब उसमें ये हुआ कि वो ऑडियो टेप्स जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अभी तक इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, यानी कि इसमें मुल्ज़िमान ने, यानी कि मरियम बीबी ने और कैप्टन सफदर ने अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं की, और उसको ख्वाजा हारिस साहब भी इस केस में वकील थे, तो उनका भी शायद इसी नौयत का कोई टेक्निकल सा इख्तलाफ था, फिर वो इस केस से अलग हो गए थे, और उसके बाद फिर नए वकला की टीम मैदान में उतरी थी इस मामले ये इन्हीं केस में। तो अमजद परवेज साहब और इरफान खातिर साहब आई थिंक अपेयर होते रहे हैं, तो ये चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि जनाब हम उन ऑडियो वीडियोस को नहीं लेके आएंगे रिकॉर्ड पे। इसी दौरान रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज होने के बाद नैब तब्दील हो गया, नैब का नया ऑर्डिनेंस तब्दील हो गया, नए चेयरमैन आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और उसके बाद फिर बहुत इजी था कि मामलात को कंट्रोल करना, और मामलात को कंट्रोल कर लिया गया। इसमें हम अदलिया को दोष नहीं दे सकते, ऑनरेबल जज जस्टिस आमिर फारूक साहब को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को हम दोष नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जब उनके सवालों के जवाबात ही रिकॉर्ड पे नहीं लाए जाएंगे, वही नहीं बयान करेंगे नैब के प्रोसिक्यूटर या मुल्ज़िमान के जो सरकार के वकील हैं, तो वो कैसे सजा सुनाई जा सकती है। इनकी जब जमानतें हुई थी तब भी नैब ने यही किया था। चीफ जस्टिस तमन्ना साहब ने सवाल पूछे थे, तो उन्होंने कहा था जी गूगल पे जाके, वकील अब अदालत में कह रहा है गूगल में जाके सर्च कर लें। ये इस तरह की बातें जो हैं केस को वीक किया गया, और ये रास्ता हमवार किया गया कि जनाब आप जाएं, बरी हो जाएं। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ एक बाकायदा तौर पे को आउट ऑफ कोर्ट जो है वो डील, सेटलमेंट, जो भी कह लें आप, जो भी नाम दे लें, NRO कह लें, कुछ भी कह लें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है जो कि नजर आई, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बिहेव किया गया कमरा अदालत में वकला ने। जब उसी के अकॉर्डिंगली जो आउट ऑफ कोर्ट कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर मामलात होते हैं। तो अदालत, इवन मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल जजेस के सामने कानून ये कहता है कि अगर उनके सामने कत्ल हो जाए और मुकदमा उनके सामने चला जाए, तो ऑनरेबल जज सिर्फ महज इस बुनियाद पे कि उन्होंने कत्ल होते देखा, वो सजाए मौत नहीं सुना सकते जब तक के प्रोसिक्यूटर मुकदमा उनके सामने पेश ना करे, गवाहान और ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके फाइल का पेट ना भरे, तब तक पॉसिबल नहीं होता। यही अर्ज करना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।